Hi everyone, this is AP Singh. I welcome you all on my channel Medicos Marathi. Hope you all are happy and healthy. My dear friends, today we are going to discuss previous year questions of FMG Surgery 2017. Okay, so आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसके? सर्जरी के। ओके, एग्जाम कौन सा है? एफएमजी ईयर कौन सा है? 2017। ओके, सो 2017 के एफएमजी के सर्जरी के क्वेश्चन का डिस्कशन होने वाला है। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग आवर डिस्कशन आई वांट टू रिक्वेस्ट ऑल दोस हु आर न्यू टू माय चैनल, माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज प्रेस ऑन सब्सक्राइब बटन and press on notification bell icon so that you can get updates for all important upcoming videos. Okay, so and also don't forget to like this video. Okay, वीडियो को लाइक करना ना भूले, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आई कैन ओनली होप दैट यू विल लाइक दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन, a 60-year-old male smoker present with painless gross hematuria for 1 day. Okay, intravenous urography shows 1.2 centimeter filling defect at lower pole of infundibulum. What will be the next best investigation? Okay, so एग्जामिनर ने क्या पूछा है? नेक्स्ट बेस्ट इन्वेस्टिगेशन पूछी है। हेयर कितने ऑप्शन है? हेयर आर 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू चूज ओनली वन करेक्ट। ओके, सो व्हाट विल बी द करेक्ट चॉइस? द करेक्ट चॉइस विल बी ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो करेक्ट चॉइस क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सिस्टोस्कोपी। ओके, सिस्टोस्कोपी। ओके, सो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें जो पंच पॉइंट बोल दो या फिर हाईलाइटेड मटेरियल क्या है, वो क्या है? 60-year-old एज है, ठीक है, स्मोकर है, विद पेनलेस ग्रोस हिमेचूरिया फॉर 1 day. ओके, एंड ऑन इंट्रावेनस यूरोग्राफी यू विल सी दैट इट इज अ कैंसर ऑफ ब्लैडर. ओके, सो यू कैन सी देयर इज फिलिंग डिफेक्ट एट लोअर पोल ऑफ इन्फंडिबुलम. ओके, सो जो इसका जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टेप होगा वो क्या होगा? सिस्टोस्कोपी. ओके, सिस्टोस्कोपी के बाद नेक्स्ट क्या होगा? बायोप्सी. ओके, सो बायोप्सी किस लिए होती है पता है? बायोप्सी किस लिए होती है कि जो हमने सिस्टोस्कोपी से विजुअलाइज किया है डिसऑर्डर को। ओके, सिस्टोस्कोपी किसके लिए है? स्कोपी किसके लिए होता है? देखने के लिए। स्कोपी मीन्स व्यू। ओके, सो हमने क्या किया? ट्यूमर को देख लिया, विजुअलाइज कर लिया है सिस्टोस्कोपी से। अब हमें क्या है? डायग्नोस को क्या है? कंफर्म करना है। तो कंफर्म करने के लिए जो नेक्स्ट होगा सिस्टोस्कोपी के बाद वो क्या होगा? बायोप्सी होगा, ठीक है। Okay, so it is about this question. So first option is correct choice. Okay, so let's move to our next question. Okay, next question क्या है? Next question है metastatic liver disease. Okay, ये क्या बोल रहा है? Metastatic liver disease found in how many % of patient undergoing surgery for primary colorectal cancer. ओके, सो एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? एक वन लाइनर क्वेश्चन है, बस इसने घुमाया थोड़ा सा। सो मेटास्टेटिक लीवर डिजीज है फाउंड इन हाउ मेनी % ऑफ पेशेंट अंडरगोइंग सर्जरी फॉर प्राइमरी कोलोरेक्टल कैंसर. ओके, सो परसेंटेज पूछा है तो कितना परसेंटेज आएगा भाई? इसका परसेंटेज जो आएगा वो है ऑप्शन नंबर सी. ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 33% ऑफ पेशेंट्स अंडरगोइंग सर्जरी फॉर प्राइमरी कोलोरेक्टल कैंसर. ओके, सो 33% है। ओके, सो मोस्ट कॉमन प्राइमरी लीवर मेटास्टेसिस क्या हो सकता है? वो क्या है? वो है कोलोरेक्टल कार्सिनोमा. ओके, सो जो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा है वो क्या है? मोस्ट कॉमन प्राइमरी लीवर मेटास्टेसिस है, ठीक है। सो मेटास्टेटिक लीवर डिजीज विच इज मोस्ट कॉमन इन प्राइमरी फॉर्म इज कोलोरेक्टल कैंसर. ओके, अगर कोलोरेक्टल कैंसर अगर ऑप्शन में ना हो तो हम क्या करेंगे भाई? अगर कोलोरेक्टल कैंसर अगर ऑप्शन में नहीं है तो वहां पर दूसरा ऑप्शन क्या मिल सकता है? कार्सिनोमा ऑफ लंग. ओके, और यू कैन से कैंसर ऑफ लंग. ओके, सो कैंसर ऑफ लंग क्या है? वो इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन जो आएगा वो क्या होगा? कैंसर ऑफ लंग. ओके, सो सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है, ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मैनेजमेंट for radiation induced,
Okay, so which of the following is best management for radiation induced occlusive disease of carotid artery? Okay, so क्या पूछा है, which of the following is best management? Okay, best management पूछा है, ठीक है, किस केस में, जो रेडिएशन इंड्यूस हुई थी occlusive डिजीज में ऑफ कैरोटिड आर्टरी में। ओके, सो इसमें क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा कैरोटिड एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, कैरोटिड एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग। ओके, सो जो रेडिएशन जनरली होती है वो क्या कोज करती है पता है, रेडिएशन का मतलब कि अगर हम रेडिएशन कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं ना, तो उसका मतलब क्या होता है, दे जनरली कोज ओब्लिटरेशन। ओके, दे जनरली ओब्लिटरेट द पाथवे। ओके, so they will cause obliterative end arteritis। ओके, जो स्मॉल वेसल होगी उसमें, ठीक है, और वो क्या कोज कर सकती है, स्टीनोसिस कोज कर सकती है, ठीक है। अब जो रेडिएशन से जो स्टीनोसिस यूज इंड्यूस होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, ओकल्सिव डिजीज बोल सकते हैं। तो इसने क्या बोला है, रेडिएशन इंड्यूस ओकल्सिव डिजीज। ओके, सो जो रेडिएशन से जो इंड्यूस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेडिएशन से जो स्टीनोसिस इंड्यूस होगा उसको तो हम बोल देंगे कि रेडिएशन इंड्यूस स्टीनोसिस, और यू कैन आल्सो से इट एज रेडिएशन इंड्यूस ओकल्सिव डिजीज। ओके, अब इसके अंदर जो ट्रीटमेंट, जो इंटरवेंशन जो इम्प्लीमेंट होती है वो क्या है, कैरोटिड एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग। ओके, लो डोज ऑफ एस्पिरिन। ओके, सो ये ऑप्शन क्या है, ये हेल्पफुल नहीं है, ठीक है, उस केस में क्या है, हेल्पफुल होगा नहीं। कैरोटिड बाईपास प्रोसीजर है, ये क्या है, इट इज अ हाईली मोरबिड प्रोसीजर। ओके, ये क्या है, एक तरीके से हाईली मोरबिड प्रोसेस है, तो ये भी यूज नहीं होगा, ठीक है। ये भी परफॉर्म, ये जो कैरोटिड एंड एंडार्टेक्टोमी है ये भी यूज नहीं होगा, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, कैरोटिड एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेशन फॉर फाइब्रोएडिनोमा सर्जरी। ओके, सो इसने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेशन फॉर फाइब्रोएडिनोमा सर्जरी। सो यहाँ पर कितने ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, यू हैव टू चूज ओनली वन करेक्ट चॉइस, एंड व्हाट विल बी द करेक्ट चॉइस, करेक्ट चॉइस विल बी ऑप्शन नंबर ए, पेशेंट डिसीजन। ओके, सो फाइब्रोएडिनोमा है, पहली बात तो ये ट्यूमर कैसा है, बेनाइन है कि मैलिग्नेंट है, फाइब्रोएडिनोमा इज बेनाइन ट्यूमर। ओके, दैट इज हाईली मोबाइल, एंड ये हाईली मोबाइल है, इसी की वजह से इसका एक और नाम है, वो क्या है, ब्रिस्ट माउस। ओके, सो इसकी मोबिलिटी जो हाई होती है उसकी वजह से इसका दूसरा नाम क्या होगा, ब्रिस्ट माउस। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, पेशेंट डिसीजन होगा, ठीक है। पेशेंट का अगर डिसीजन होगा तभी इसके अंदर क्या होगी, क्या बोलेंगे हम उसको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ इंडिकेशन, क्या पूछ रहा है, नोट पूछ रहा है ना, यहाँ पर क्वेश्चन को क्या है, रीड सही से करना है, ठीक है। नोट अ इंडिकेशन, रीअक्रेंस होगी, कॉम्प्लेक्स टाइप होगी, ठीक है, साइज नो मोर देन 5 सेंटीमीटर, ये भी सही, इसका साइज क्या है, 5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के अराउंड होता है, ठीक है। सो एंड इट इज अ कॉम्प्लेक्स टाइप, और इसमें रिकरेंस भी होगी, ठीक है, जितनी भी इंडिकेशन है सर्जरी के लिए वो क्या होगी, रिकरेंस होगी, ठीक है। बस इसके अंदर ये जो ऑप्शन नंबर ए है वो एक इंडिकेशन नहीं है, ठीक है, किसके लिए, फाइब्रोएडिनोमा सर्जरी के लिए, ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the most common site of peripheral aneurysm? ओके, क्या पूछा है, what is most common site for peripheral aneurysm? सो इसका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पोप्लिटियल आर्टरी। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, इसका करेक्ट आंसर होगा पोप्लिटियल आर्टरी, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ पेरिफेरल एन्यूरिज्म, ठीक है, पेरिफेरल एन्यूरिज्म के लिए पूछे हैं मोस्ट कॉमन साइट, ठीक है। तो उसका आंसर पोप्लिटियल आर्टरी होगा, एक तरीके से वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी हो चुका है, ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the below is the cause of submucosal fibrosis? Okay,
Which of the below is the cause of submucosal fibrosis? Here are four options: alcohol, candidiasis, pan leaf chewing, betel nut chewing. And the correct choice will be option number D. Correct choice क्या होगी? Option number D, betel nut chewing. Okay, so betel nut chewing यहाँ पर क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। जो अल्कोहल है या फिर जो कैंडिडियासिस है वो करेक्ट क्यों नहीं है? ठीक है, ये किससे एसोसिएटेड होते हैं माय डियर फ्रेंड्स? ये एसोसिएटेड होते हैं जनरली एचआईवी इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, कैंसर हो गया, ठीक है, या फिर जो डायबिटीज के पेशेंट है, अगर उनके अंदर हम डायबिटीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पर ये जो क्या है, खोज हो सकते हैं, ठीक है, एसोसिएटेड होंगे उन चीजों से, ठीक है। बाकी किसी से एसोसिएटेड नहीं है। सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस से तो है ही नहीं एसोसिएटेड। तो सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस का जो कोज है वो क्या होगा? वो होगा बेटल नट चीविंग। ओके, ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a breast lump of 4 centimeter, no nodal metastasis is present. What is stage of breast cancer? Okay, stage पूछ रहा है breast cancer की, तो जो इसका stage होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी will be correct choice here. ठीक है, stage number 2. Okay, so the stage of breast cancer is stage number 2. Okay, अब स्टेज नंबर 2 करेक्ट आंसर है, ठीक है इसके लिए। अब स्टेज नंबर 2 करेक्ट क्यों है? क्योंकि जो ब्रेस्ट लंप है वो कितने का है? 4 सेंटीमीटर का है। अगर स्टेज नंबर 1 कब होती है पता है? अगर ट्यूमर का साइज लेस देन 2 है या फिर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है तो वो क्या होगी? स्टेज नंबर 2। अगर और अगर ट्यूमर का जो साइज है, जो बोल रहा है ब्रेस्ट का साइज, वो अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और 5 के इक्वल है या फिर 5 से कम है तो उस केस में जो स्टेज होगी वो होगी स्टेज नंबर 2। तो यहाँ पर साइज कितना है ब्रेस्ट लंप का? 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 5 से तो कम है, 2 से ज़्यादा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टेज नंबर 2। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज a person could not pass urine after suffering from pelvic fracture. On examination vitals are stable but the bladder is not palpable. Okay, history reading proper होनी चाहिए। what is the most probable diagnosis? okay, most probable diagnosis क्या होगा इस केस में? so options 4 हैं सेम सब क्वेश्चन में, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी क्या है? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा रप्चर। ओके, सो जो पहली बात तो यहाँ पर क्या है, ब्लैडर क्या है? पल्पेबल नहीं है। अब ब्लैडर की लोकेशन कहाँ होती है पता है? ब्लैडर कहाँ लोकेटेड होता है? पेल्विस में, ठीक है। सो ब्लैडर और जो पोस्टीरियर यूरेथ्रा है वो कहाँ लोकेटेड है? पेल्विस में, ठीक है। अब जो पेल्विस होता है वहां पर जो किस चीज का रिस्क ज्यादा होगा? ठीक है, इन पेल्विस देयर इज रिस्क ऑफ एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ब्लैडर रप्चर और देयर इज इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ पोस्टेरियर यूरेथ्रल इंजरी और यू कैन से मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा इंजरी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा इंजरी कहाँ है? बी ऑप्शन है, ठीक है। तो जो ब्लैडर में सबसे ज्यादा रिस्क किस चीज का है? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रल रप्चर का है, ठीक है। सो प्रोबेबल डायग्नोसिस यहाँ पर किसका होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? ब्लैडर पल्पेबल नहीं है, ब्लैडर इज नॉट पल्पेबल। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? पल्पेबल नहीं है मतलब यूरिन जो है वो रिटेन नहीं हो रहा है, देयर इज नो यूरिन रिटेंशन। ओके, ठीक है। अब यूरिन रिटेन हो रहा है, ठीक है, मतलब यूरिन क्या है? रुक रहा है वहां पर। पल्पेबल नहीं है तो यूरिन क्या है? रिटेंशन है, देयर इज यूरिन रिटेंशन प्रेजेंट। अब वहां पर यूरिन रिटेंशन प्रेजेंट है तो वहां पर क्या होगा? देयर फॉर देयर इज नॉट ए रप्चर ऑफ ब्लैडर। ओके, ठीक है। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट हो चुका है, ठीक है भाई। सो ब्लैडर का रप्चर तो कहीं हो नहीं रहा है, ठीक है। ओके, सो ये क्या है? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा रप्चर। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? A 70-year-old man after TRUP for BPH develops seizures in post-operative state. What is diagnosis? Okay,
सो इसका डायग्नोसिस क्या होगा? अ 70-year-old मेल आफ्टर ट्रप TURP, इट्स हाईलाइटेड, इट्स वर्ड BPH, ओके, डेवलप सीजर्स, ओके। सो अब इस केस में क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द कोज ऑफ सीजर्स क्या होता है? जनरली सीजर्स का कोज क्या होता है? यहाँ पर देख लो कि सीजर्स डेवलप हो रहे हैं, तो सीजर्स का कोज क्या होता है? सीजर्स का कोज होता है जनरली हाइपोनेट्रीमिया, या फिर एक तरीके से कह लो फ्लूइड ओवरलोड। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ओके, वाटर इंटॉक्सिकेशन। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है? फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, ठीक है, वाटर इंटॉक्सिकेशन होना वाजिब है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या देख सकते हैं अपन, ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी हो चुका है, ठीक है। और एक प्लस पॉइंट और बता देते हैं, ठीक है, किसके लिए? ट्रप के लिए, ठीक है। ट्रप का सीन क्या होता है जनरली? ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं TEUR सिंड्रोम, और यू कैन से इट एज डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया और वाटर इंटॉक्सिकेशन। ओके, सो TUR क्या होता है जनरली? वाटर इंटॉक्सिकेशन होता है, ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है अपना? वाटर इंटॉक्सिकेशन है। सो वाटर इंटॉक्सिकेशन को क्या बोल सकते हैं हम? टर सिंड्रोम, TUR सिंड्रोम, रिजल्टिंग फ्रॉम हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिक स्टेट ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइपोटोनिक इरिटेटिंग सॉल्यूशन। ओके, और इसकी क्लिनिकल फीचर की बात करें वाटर इंटॉक्सिकेशन की, तो वो क्या होगी? नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, हाइपरटेंशन भी हो सकता है, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है, ठीक है। अब रिस्क जो होता है वो कितना होता है? अगर ग्रेटर देन 90 मिनट्स है और जो ग्लैंड का साइज है वो ग्रेटर देन 75 ग्राम है, तो इसमें क्या है? रिस्क इंक्रीज हो जाता है वाटर इंटॉक्सिकेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज रिवाइज्ड GCS फॉर अ ब्रेन डेड पेशेंट? ओके, सो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? व्हाट इज रिवाइज्ड GCS? सो कितनी होगी GCS रिवाइज? जो GCS है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो रिवाइज्ड GCS अगर मिनिमम स्कोर पूछे तो कितना होगा? 3 होगा, ठीक है। इसने क्या पूछा है? ब्रेन डेड पूछा है, ठीक है। ब्रेन किस में आ जाता है जनरली? इसने किसके लिए पूछा है? ब्रेन के लिए पूछा है ना, ठीक है ना। तो ब्रेन के लिए पूछा है तो इसमें जो मिनिमम स्कोर होता है वो जनरली होता है 3, और मैक्सिमम स्कोर कितना होता है? 15। ओके, सो अगर हम किसी भी प्रोसीजर के लिए बात करें तो उस तो बेस्ट प्रिडिक्टर वो क्या होगा? वो होगा मोटर रिस्पॉन्स स्कोर। ओके, सो मोटर रिस्पॉन्स स्कोर की बात करें तो मिनिमम 3 है, हाईएस्ट 15 है। तो यहाँ ऑप्शन में क्या है? 3 है, 15 तो है नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। व्हाट इज रिवाइज GCS फॉर ब्रेन डेड पेशेंट? इट इज 3। ओके, so what is next question? Next question is, a 58-year-old female brought to burn center after being involved in house explosion, a resultant fire. At the scene she was awake and conscious but sustained significant thermal injury per the paramedic reports. On the examination, full thickness burn to the neck, anterior torso, bilateral arms and bilateral legs. Okay, there was also a facial burn and inhalation injury. Okay, best method to administer oxygen in this patient? एग्जामिनर ने क्या पूछा है? बेस्ट मेथड पूछा है कि इस पेशेंट के अंदर हम एडमिनिस्टर कैसे करेंगे ऑक्सीजन को, ठीक है, क्योंकि फेशियल इंजरी भी है, इनहेलेशन इंजरी भी है पेशेंट के अंदर प्रेजेंट। सो इसका जो क्वेश्चन का आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, इलेक्टिव इंटूबेशन। ओके, सो अगर पहली बात करें, अगर कोई मैनेजमेंट होती है बर्न केस में, सो इनिशियल मैनेजमेंट जो होगी, जो सबसे सेफ है वो क्या है? इलेक्टिव इंटूबेशन, ऑप्शन नंबर बी है वो, ठीक है। अगर बर्न का केस आता है उसमें सबसे सेफेस्ट जो है मैनेजमेंट वो क्या है? इलेक्टिव इंटूबेशन है, ठीक है। अगर किसी कारणवश इसमें डिले हो जाता है, इफ ड्यू टू एनी रीजन द ट्रीटमेंट गॉट डिले, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर डूइंग इंटूबेशन। ओके, क्योंकि स्वेलिंग हो जाएगी, स्वेलिंग होना तो एक मीन्स इट इज अ रीजन
If it is a case of burn, then swelling will also come. Okay, so and also after elective intubation you must be ready that if by any chance you are not able to do elective intubation, then what you can do, अगर किसी कारणवश इलेक्टिव इंटूबेशन नहीं हो पाता है, पेशेंट का डिले हो जाता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्रायोथायरॉयडोटोमी, क्रायोथायरॉयडोटोमी। ओके, सो उस केस में क्या होगा, क्रायोथायरॉयडोटोमी। ठीक है, जिस केस में हम इलेक्टिव इंटूबेशन किसी कारणवश डिले हो जाएगा, उस केस में क्या होगा, क्रायोथायरॉयडोटोमी। और यहाँ पर सबसे सेफेस्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, इलेक्टिव इंटूबेशन है। ठीक है, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, द किडनी स्टोन whose development is intensive to pH of urine is। ठीक है, किडनी स्टोन ऐसा जिसकी डेवलपमेंट किसके इंटेंसिव है, पीएच ऑफ यूरिन के। ठीक है, वो कौन सा है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ऑक्सलेट। ओके, सो कैल्शियम ऑक्सलेट, oxalates are generally made of calcium and oxalates। ओके, और इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं, अगर बात करें रिस्क फैक्टर्स की, तो इसके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है, हाइपर कैलकुरिया, ठीक है, और जो इनकी साइट्स जो होगी मोस्ट कॉमन रीनल स्टोन्स। ठीक है, मोस्ट कॉमन रीनल स्टोन्स हैं वो क्या हो सकते हैं, या तो वो होंगे रेडियोपेक, ठीक है, रेडियो ओपेक हो सकते हैं, ठीक है, एनवलप शेप हो सकते हैं, बाई पिरामिडल हो सकते हैं। ठीक है, और जो कैल्शियम ऑक्सलेट के जो ट्यूमर्स हैं, मतलब क्या बोलते हैं, स्टोन्स हैं, उनका जो इंसिडेंट रेशो कितना है, 80% है। उनकी शेप क्या होती है, एनवलप शेप होती है। क्रिस्टल ऑक्सलेट का जो ट्यूमर होगा उसकी शेप क्या होगी, एनवलप शेप। एक्सरे में हम क्या देखेंगे कि कैल्शियम ऑक्सलेट का जो स्टोन है वो कैसा दिखेगा, अपने को रेडियो ओपेक दिखेगा, स्पेरिकल दिखेगा। ठीक है, अब यूरिनरी रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं इसमें, यूरिन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, यूरिन कैल्शियम क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, यूरिन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और अगर क्लिनिकल एज की बात करें तो मेंस में इसकी एज क्या होगी, 30s होगी। ठीक है, और फीमेल्स में क्या होगा, 40s एज में। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इसका क्या है, कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट के बारे में बता दिया कि इसका इंसिडेंस होता है 80%, शेप होती है इसकी एनवलप, क्रिस्टल शेप इज एनवलप। एक्सरे में क्या मिलेगा, रेडियो ओपेक। ठीक है, स्टैग हॉर्न इज अ रेयर कंडीशन। ठीक है, यूरिनरी रिस्क फैक्टर क्या होंगे, कैल्शियम में कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा यूरिन में। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, और यूरिक एसिड मिलेगा। ठीक है, यूरिन क्या होगा, यूरिन का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 30s की एज मेल्स के लिए और 40s की एज फीमेल्स के लिए। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कार्सिनोमा इन इसोफेगस। ओके, सो इसने क्या पूछा है, व्हाट इज मोस्ट कॉमन साइट। सो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको याद रखना बहुत ही जरूरी है। मोस्ट कॉमन साइट क्या होगी यहाँ पर, मिडल 1/3। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट चॉइस। ओके, सो अब बात आई कि मोस्ट कॉमन इसोफेजियल कैंसर पूरे वर्ल्ड में क्या है। ठीक है, एक और क्वेश्चन हो चुका है यहाँ पर, क्या बोल रहा है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस क्या होगी, 1/3, मिडल 1/3। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मोस्ट कॉमन इसोफेजियल कैंसर है पूरे वर्ल्ड में, वो क्या है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, SCC, squamous cell carcinoma of esophagus is most common esophageal cancer worldwide। ठीक है, और जो ये इसोफेजियल कैंसर है वो मोर कॉमन किस में होगा, मेल्स में होगा या फिर फीमेल्स में होगा, मोर कॉमन ये होगा मेल्स के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर हम बात करें साइट तो इसकी हो रही है मिडल 1/3। ठीक है, ओके, सो ये क्लियर हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, और तो इसमें ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज होता है, जनरली कीमोथेरेपी रेजिमेंस यूज होता है जनरली। ठीक है, इसमें सिस्प्लास्टिन हो गया, ठीक है, एपी रूबिक्सिन हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 इज आल्सो डन। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 9 month old child present with excessive cry, right iliac fossa sources, lump and blood in stools, what is best treatment। ओके, सो बेस्ट ट्रीटमेंट पूछा जा रहा है, बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा, बेस्ट ट्रीटमेंट इसमें होगा ऑप्शन नंबर
A. Okay, so option number A will be correct option. Okay, so best treatment क्या होगा यहाँ पर? इंट्रावेनस फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स, एयर एनेमा. ठीक है. So this is correct answer for this question. Okay. What is next question? यहाँ पर कितना है? 9 month old child है ना. ठीक है. So इसमें क्या होता है? जो इंसिडेंट होता है वो किस टाइम से किस टाइम तक का होता है, उसकी बात करें तो उसको हम बोल सकते हैं कि 5 मंथ से लेके 10 मंथ्स तक जो क्या होता है, इसका पीक इंसिडेंस होता है कि ये जो डिसऑर्डर है चिल्ड्रन के अंदर होगा 5 से लेके 10 महीने के बीच के जिसकी एज है उसके अंदर क्या हो सकता है, ये जो लंप जो होगा प्रेजेंट हो सकता है बच्चे के अंदर. उसकी ट्रीटमेंट क्या है? आईवी फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स, एयर एनिमा. ठीक है. ओके. सो अगर अडल्ट में अगर ये होगा तो उसमें किस फॉर्म में होगा? अडल्ट्स में अगर हम बात करें तो वहां पर किस फॉर्म में होगा? मैकल्स डाइवर्टिकुलम सुना होगा. ठीक है. ओके. और इसका डायग्नोस कैसे कर सकते हैं हम? अल्ट्रासाउंड से करेंगे. ठीक है. अल्ट्रासाउंड में हमें क्या दिखेगा? कोसेंट्रिक रिंग के फॉर्म में दिखेगा. ठीक है. ये जो सोर्सेज जो प्रेजेंट है, लंप जो प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, उसका जो अगर हम डायग्नोस करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे तो उसमें क्या होगा? कोसेंट्रिक रिंग्स की तरह दिखेगा ऐसे. ठीक है. एक रिंग के बाहर एक और रिंग, ऐसे कोसेंट्रिक रिंग्स की तरह दिखेगा. ठीक है. सीटी स्कैनिंग अगर होगी तो उसमें क्या होगा? It is a very most important method for diagnosing intersusception. Okay. ओके. और सिटी में जो हमारा जो मेन टारगेट होता है वो किसके लिए होता है? सोसेज जो शेप है इसको जो क्या है, सिटी बिल्कुल क्लियर कट कैच करता है. ठीक है. ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है. ठीक है. और इसकी अगर ट्रीटमेंट की बात कर ले थोड़ी सी कि ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका ट्रीटमेंट का तो ये हो ही चुका है. और क्या इसकी ट्रीटमेंट है? सर्जरी भी हम कर सकते हैं अगर रेडियो रिडक्शन जो रेडियोलॉजिकल रिडक्शन जो है अगर वो फेल हो चुकी है या फिर वो किसी रीजन से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो हम क्या है, सर्जरी भी कर सकते हैं. ठीक है. ये भी हो सकता है. ठीक है. सो फर्स्ट में क्या होगा? रेडियोलॉजिकल रिडक्शन होगा, उसके बाद ये ट्रीटमेंट होगा. ठीक है. रेडियो रिडक्शन जो अगर फेल होता है तो फिर फाइनल स्टेप क्या होगा? सर्जरी होगा. ठीक है. तो 3 टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स इट कैन बी डन इन दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द केस स्टडी ऑफ दिस क्वेश्चन. व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? Intermittent claudication is defined as pain. Okay. Intermittent claudication is defined as pain at rest on first step of walking, relieved on standing still. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी. Intermittent claudication is defined as pain which is relieved on standing still. Okay. ओके. सो इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन होता क्या है जनरली? ये एक पेन होता है. इट इज अ पेन इन मसल ड्यू टू इस्कीमिया. इस्कीमिया क्या होता है? व्हेन देयर इज इम्प्रॉपर फ्लो ऑफ ऑक्सीजन. ओके. ऑक्सीजन की जब कमी आएगी तो वहां क्या होगा? इस्कीमिया. ठीक है. सो इट इज अ पेन इन मसल ड्यू टू इस्कीमिया. ओके. इट इज जनरली प्रेसिपिटेटेड बाय वर्क एक्सरसाइज और वॉक एंड इट इज रिलीव्ड ऑन रेस्टिंग और स्टैंडिंग स्टिल. ओके. सो स्टैंडिंग स्टिल में क्या हो, इस पेन से हम क्या हो सकते हैं? रिलीवेशन मिल सकता है हमें. इस पेन से क्या है? छुटकारा मिल सकता है. ठीक है. इसका रीजन होने का क्या है? इस्कीमिया है. ठीक है. ड्यूरिंग एनी वर्क और एक्सरसाइज. ओके. व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन नाइफस क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड type of 3A hernia. Okay, so which is will be type for 3A hernia. ठीक है. नाइहस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग. ठीक है. नाइहस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 3A हर्निया का टाइप कौन सा होगा? सो यहाँ पर क्या होगा? डायरेक्ट विल बी द करेक्ट चॉइस. ओके. सो डायरेक्ट क्या होगा? इसमें क्या होगा? करेक्ट चॉइस होगा. ठीक है. ओके. अगर हम बात करें नाइहस क्लासिफिकेशन की तो उसमें क्या होता है? टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है. ठीक है. टाइप 3, टाइप 4. ठीक है. 4 टाइप के होते हैं. ठीक है. टाइप नंबर 1 जो होता है वो इनडायरेक्ट हर्निया होगा. इंटरनल रिंग उसमें क्या होगी? नॉर्मल होगा. जनरली वो किस में देखा जा सकता है? चिल्ड्रन में, इन्फेंट में, यंग अडल्ट में. टाइप नंबर 2 होगा वो क्या होगा? इनडायरेक्ट हर्निया. ठीक है. वो किस में देख सकते हैं हम जनरली? इन केस ऑफ स्क्रोटम. ठीक है. इंग्विनल कैनाल. ओके.
टाइप नंबर जो 3 होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट हर्निया। ठीक है, टाइप नंबर 3 में ए बी सी 3 टाइप है, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट भी होगा, फीमोरल हर्निया भी होगा। ठीक है, सो इसमें जो इनमें से जो 3A हर्निया का जो टाइप है वो क्या है, डायरेक्ट है। ठीक है, सो डायरेक्ट हर्निया इज हेयर करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? 50 kilogram patient has 40% of burn of the body surface. ठीक है, calculate the ringer lactate solution to be given for first 8 hours of fluid. Okay, so 40% बॉडी क्या है, बर्न हो चुकी है। ठीक है, उसका सरफेस एरिया क्या है, बर्न हो चुका है। अब इसमें क्या पूछा है कि हम कितना देंगे रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, 8 लीटर। सो 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर और 8 लीटर। सो द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी। ओके, 4 लीटर। ओके, सो जनरली एक इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, सो फ्लूइड रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट 24 आवर्स। ठीक है, इसका हम निकालेंगे कैसे, जनरली 4 ml इंटू जितना बॉडी वेट है, बॉडी वेट कितना है 50 है, इंटू परसेंटेज ऑफ बॉडी सरफेस एरिया। ठीक है, बॉडी सरफेस एरिया का परसेंट, सो 50 4 ml। ठीक है, ml बोल रहा हूँ। ठीक है, सो यू कैन राइट इट 4 ml। ठीक है, इनटू बॉडी वेट इन किलोग्राम इंटू परसेंटेज ऑफ बॉडी सरफेस एरिया। सो 4 इंटू 50 इंटू 40। ठीक है, इक्वल में 8000 ml आएगा। ठीक है, सो 8000 ml किसके लिए है, 24 आवर्स के लिए है, यानी कि 8 लीटर किसके लिए होगा, 24 आवर्स के लिए होगा। ठीक है, हमें किसके लिए पूछा है, फर्स्ट 8 आवर्स के लिए। सो फर्स्ट 8 आवर के लिए क्या होगा, यहाँ पर 4 लीटर होगा। ठीक है, सो पहली 8 घंटे में क्या है, 4 लीटर, फिर दूसरी 8 घंटे में क्या होगा, 4 लीटर। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 8 लीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, फॉर्मूला मैंने बता दिया है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 24 के लिए कितना है, 8 लीटर। ठीक है, यहाँ पर कितना पूछा है, 8 घंटे के लिए। ठीक है, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? What is most common cause of hypergastриnemia? What is most common cause of hypergastриnemia? So the correct choice for this question will be option number B, atrophic gastritis. Okay, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। ठीक है, ओके, सो क्या पूछा है, मोस्ट कॉमन कॉज पूछा है, वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, सो मोस्ट कॉमन क्या होगा, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस होगा। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? So my dear friends, this is end of our 2 days question discussion. Okay, question discussion of FMG surgery 2017. Okay, so आज हमने क्या डिस्कस किया है, FMG 2017 सर्जरी की क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, so my dear friends, I hope that you all like this video. If you feel that this video is helpful, then do like this video, share this video and subscribe to my channel. My motive is only to share previous year questions of FMG. Okay, so that you can go through before your exam. Okay, so best wishes, thanks to everyone, stay safe, stay healthy.